पुलिस कमिश्नर सुभाष नारंग की कोठी के एक हॉल में पुलिस के उच्च अफसरों तथा केंद्रीय गुप्तचर विभाग के विशेष अधिकारियों की खास मीटिंग चल रही थी। पुलिस कमिश्नर के विशेष अनुरोध पर चाचा चंपक लाल भी मीटिंग में उपस्थित थे। पुलिस कमिश्नर सुभाष नारंग कह रहे थे, दोस्तों, देश के महान वैज्ञानिकों सर राधाकृष्ण तथा सर गोपाल चंद्र का अपहरण निश्चय ही चिंता की बात है। गृह मंत्रालय की ओर से इस विषय में चिंतन व्यक्त करते हुए वैज्ञानिकों का शीघ्र पता लगाने का आदेश दिया गया है और पता चला है कि दोनों वैज्ञानिकों को समुद्र में स्थिर मालवा टापू पर ले जाया गया है। कल एक विशेष जहाज टापू के लिए रवाना होगा, जिसमें 7 सदस्यों की एक विशेष टीम जाएगी। टीम के प्रमुख होंगे एसपी राम प्रकाश भाटिया और विशेष सलाहकार होंगे चाचा चंपक लाल जी। क्यों चाचा चंपक लाल जी, आपको कोई ऐतराज तो नहीं? नहीं, मैं टीम के साथ जाऊंगा। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। अफसरों ने विभिन्न सवाल सुभाष नारंग से पूछे। अंत में कमिश्नर मीटिंग समाप्त करते हुए बोले, आज की मीटिंग यहीं खत्म होती है। सब अपने अपने घर जाकर सफर की तैयारी करो। ओके सर। अगले दिन एक विशेष जहाज मालवा टापू की ओर बढ़ रहा था। जहाज के कक्ष में चाचा चंपक लाल और उनकी सहायिका शिखादीप बैठ बातें कर रहे थे। हम दुश्मनों के घर में जा रहे हैं शिखादीप, हमें सावधान रहना है। मैं इस बात को संभक्ति मानता हूँ चाचा जी। सीटी भी साथ आने को कह रहा था, लेकिन इस खतरे की वजह से मैं उसे साथ नहीं लाया। ये आपने ठीक किया। उसे फिर कभी समुद्री यात्रा के लिए ले चलेंगे। 15 घंटे तक उनकी समुद्री यात्रा निर्विरोधक चलती रही। उसके बाद अचानक, ओह, लगता है समुद्र में बहुत भयंकर तूफान आ रहा है। ओह, आप ठीक ठाक ही रहे चाचा जी, बहुत भयंकर तूफान है। 2 घंटे तक सागर में भयंकर तूफान आ रहा था। तत्पश्चात शुक्र है तूफान रुक गया। बड़ा भयंकर तूफान था, ऐसा लग रहा था जैसे जहाज ही पलट जाएगा। उसके बाद ये सफर 5 घंटे तक और चला और लगभग 22 घंटे की यात्रा के बाद जहाज मालवा टापू जा लगा। यहाँ तक का सफर ठीक रहा। अब हम दुश्मन के घर में आ चुके हैं, आगे खतरा ही खतरा है। हाँ, अब हमें एक एक कदम संभाल कर उठाने की जरूरत होगी। उन लोगों के टापू पर उतरने के बाद अचानक वातावरण में एक आवाज उभरी। आइए चंपकलाल, आपका स्वागत है यहाँ। अरे ये आवाज किसकी है और कहाँ से आ रही है? हमें अल्फाज़ें कहते हैं चाचा जी। शीघ्र ही आपकी हमारी मुलाकात होगी। लगता है आप किसी चूहे के बिल में बैठे हो, किसी चूहे की भांति। व्यंग अच्छा कर लेते हो चाचा जी। हम सभी अच्छा काम करते हैं मियाँ अल्फाज़ें। खैर, हम गाड़ियां भेज रहे हैं। हमारी गाड़ियां शीघ्र ही आप सभी को हमारे गरीब खाने ले आएंगी। उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। इसका मतलब है हम दुश्मन की नजरों में आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर गुप्त टीवी कैमरे फिट हैं। हमारी एक एक हरकत पर उनकी नजर होगी। मतलब ये है कि दुश्मन बहुत चालाक तथा होशियार है। हाँ, हमारा इस बार मुकाबला एक अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम से हो रहा है। जब हमारी एक एक हरकत पर दुश्मन की नजर है तो हम उस पर विजय कैसे पा सकेंगे? इसके लिए हमें कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी ही होगी। तभी वातावरण में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और 2 कारें वहां आकर रुक गईं। लो, कार आ चुकी है, चलने के लिए तैयार हो जाओ। कारें रोकने के बाद ड्राइवर नीचे उतर आए और सम्मान भरे स्वर में बोले, हिज हाईनेस ने आप लोगों के लिए गाड़ियां भेजी हैं। आप लोग गाड़ियों में बैठ जाइए ताकि आपको महल ले जाया जा सके। थोड़ी ही दूर पहुंचने पर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी बस्ती में पहुंच गए हों। कमाल है, यहाँ तो पूरा शहर ही आजाद है। क्यों भाई, यहाँ पर तो पूरा शहर ही बसा हुआ लगता है। जी हाँ, यहाँ एक छोटा सा शहर आजाद है जिसे राजा साहब ने बसाया है। कौन राजा साहब? हमारे हिज हाइनेंस श्रीमान अल्फासे कुमार। पहले ही शहरों की कमी है,
जो से नया शहर बसाने की जरूरत पड़ गई। ये बात तो आप राजा जी से ही पूछें। और लगभग आधे घंटे बाद सभी गाड़ियां महल के सामने पहुंचकर रुक गईं। आइए साहब, चलिए। चलो। और सब लोग महल के अंदर आ गए। ड्राइवर उनको एक ऐसे विशाल हॉल में ले आया जिसे राज दरबार कहना ही उपयुक्त होगा। आइए चाचा जी, बंदा आपका स्वागत करता है। अम्मा, ये तो पूरा राज दरबार सजा हुआ है। आश्चर्य है, ऐसा लगता है जैसे किसी राजमहल में आ गए हो। मैं अल्फाजेन नगर यानी इस छोटे से शहर का राजा हूँ। यहाँ पर मेरा ही हुक्म चलता है। यानी यहाँ पर तुम्हारी एक अलग ही दुनिया आबाद है। हाँ, और कुछ समय बाद मैं पूरे विश्व का राजा बन जाऊंगा। तब मैं हर तरफ का भेद मिटा दूंगा। तब ना रंग भेद होगा, ना जाति भेद, बस एक ही शासक होगा और एक ही फंडा। हुक्म, ख्वाब अच्छा देख लेते हो। ये मात्र ख्वाब नहीं है चंपकलाल, तुम देखना एक दिन ये ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा। तुम जानते हो ऐसा करने के प्रयास में कितने लोगों का खून बहेगा? मैं जानता हूँ ऐसा करने के प्रयास में मुझे खून की नदियां बहानी पड़ेंगी। खून भले ही करोड़ों लोगों का बह जाए, लेकिन मेरा ये प्रयास अवश्य पूरा होगा। हुक्म। खैर, अब आप लोग आराम कीजिए, फिर मैं आप लोगों को इस छोटी सी नगरी में घुमाने ले चलूंगा। सेवकों, मेहमानों को इनके कमरों में ले जाओ। जी। कमरे में पहुंचकर, क्या ख्याल है चाचा जी? अल्फाजे बड़ा खतरनाक मुजरिम लगता है। पूरी दुनिया का राजा बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक पूरा शहर आबाद किए बैठा है। मैं शहर को ध्वस्त कर दूंगा, उसके हर मंसूबे पर पानी फेर दूंगा। लगभग 2 घंटे के आराम के बाद अल्फाजे चाचा चंपकलाल तथा अफसरों के साथ अल्फाजे नगर में घूम रहा था। इस वीरान टापू पर शहर आबाद करने का श्रेय सिर्फ मुझे प्राप्त है, मुझे। और इसे बर्बाद करने का श्रेय मुझे प्राप्त होगा। 1 घंटा शहर में घूमने के बाद अल्फाजे उन्हें राजमहल के बेसमेंट के विशेष हॉल में ले आया। ये हमारा प्रयोगशाला है। यहाँ हम कई तरह के आविष्कार कर रहे हैं। हम चाहें तो यहाँ बैठे बैठे विश्व को तबाह कर सकते हैं। आइए, मैं आपको विशेष कैदियों से मिलवाता हूँ। प्रयोगशाला के बाद अल्फाजे उन्हें बेसमेंट में ही बने एक लॉकअप रूम में ले आया। इनसे मिलिए चाचा जी, ये दोनों महानुभाव आपके देश के महान वैज्ञानिक राधा कृष्ण तथा गोपाल चंद्र हैं। लेकिन ये लोग कैद में क्यों हैं? इसीलिए कि इन्होंने हमारे काम करने से इनकार कर दिया है। इसी तरह और बहुत से लोग हमारी कैद में हैं, और जब तक ये लोग हमारी आज्ञा नहीं मानेंगे, यूं ही कैद भुगतते रहेंगे। अब तक तूने बहुत ऐश छानी है अल्फाजे कुमार, लेकिन अब मैं आ गया हूँ और तेरी इस लंका को दहन मैं ही करूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाचा चंपकलाल ने महसूस किया कि दोनों वैज्ञानिक उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। राधे, लगता है ये लोग हमें मुक्त कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अल्फाजे उत्साहित स्वर में बोला। चलिए चाचा जी, अब मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जिसे देखकर आप रोमांचित हो उठेंगे। चलिए देखते हैं वो ऐसी कौन सी हस्ती है जो हमें रोमांचित कर दे। और कुछ देर बाद वो एक ऐसी हस्ती के सामने थे जिसने रोमांचित तो नहीं, हाँ, चाचा चंपकलाल तथा अन्य सबको प्रभावित अवश्य कर दिया था। ये योगी देव है चाचा जी, 4 दिन पहले से यहाँ लाया गया है। ये भी भारतीय है और कई कलाओं में पारंगत है। निसंदेह इसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है। बड़ा लंबा चौड़ा डील डोल है। उसके बाद अल्फाजे ने धीरे से बताया। इस वक्त ये मेरा गुलाम है।
इसके मस्तिष्क का ऑपरेशन करके उसमें ऐसा यंत्र फिट कर दिया है कि अब ये वही करेगा जो मैं कहूंगा। जो भी हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, उसके मस्तिष्क में ऐसे ही यंत्र फिट करके उन्हें हम गुलाम बना लेंगे। हमारे वैज्ञानिक इस दिशा में तरक्की पर हैं। ओह मेरे भगवान। आप बोलिए चाचा जी, आप लोगों के मस्तिष्क के ऑपरेशन करके उनमें भी यंत्र फिट करने होंगे, अथवा आप यूं ही हमारी अधीनता कबूल कर लेंगे। हम तुम्हारी अधीनता कबूल करने नहीं आए हैं, हम यहाँ अपने दोनों वैज्ञानिकों को मुक्त कराने आए हैं। वैज्ञानिक तो मुक्त नहीं होंगे, हाँ तुम लोग अवश्य कैद हो गए हो। यानी तुम हमें यहाँ पर मेहमानों के रूप में बुलाकर धोखा करने पर उतर आए हो? हमारे लिए यह सब कुछ जायज है चाचा जी, फिर भी मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ। तो सुनो, हमें अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने की आजादी है। शट अप, हम तुम्हारे मस्तिष्क के ऑपरेशन करवा देंगे। बड़े शौक से, हम पर ऑपरेशन का कोई असर नहीं होगा। खामोश रहो, मैं तुम्हें देख लूंगा पाजी कहीं के। उसके बाद अल्फाजे के आदेश पर चाचा चंपकलाल और अन्य अफसरों को सेवकों ने उनके कमरों में पहुंचा दिया। एसपी भाटिया चाचा चंपकलाल के कमरे में आए। आपका क्या विचार है चाचा जी? क्या हम वैज्ञानिकों को मुक्त करा पाएंगे या हमें भी गुलामी वाली जिंदगी गुजारनी होगी? अभी किसी में इतना दम नहीं कि कोई हमें गुलाम बना सके, और रही बात वैज्ञानिकों की, तो उन्हें हम अवश्य मुक्त करवाएंगे। क्या आपके दिमाग में कोई तरकीब है? फिलहाल तो कोई सटीक तरकीब नहीं है, लेकिन जल्दी ही कोई तरकीब सोच लेंगे। ये योगी देव तो बड़ा शक्तिशाली है और कई कलाओं में पारंगत है। अगर वास्तव में ये अल्फाजे का गुलाम हुआ तो वो खतरनाक सिद्ध हो सकता है। ठीक कह रहे हो। उसके लिए भी आपने कुछ सोचा है? हाँ, उसके लिए भी सोच रहा हूँ। क्या? अभी एक बार मैं योगी देव से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद ही कुछ तय करूंगा। उसके बाद एसपी भाटिया अपने कमरे में चला गया। 1 घंटे बाद चाचा चंपकलाल दबे कदम योगी देव के कमरे की ओर बढ़े। योगी देव के कमरे में पहुंचकर, योगी देव, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। क्या पूछना है? क्या तुम वास्तव में अल्फाजे के गुलाम हो? राजा साहब का नाम तमीज से लो, वरना। ओह, लगता है वास्तव में इसके दिमाग का ऑपरेशन करके उसमें यंत्र फिट कर दिया गया है। और अगर मैं अल्फाजे का नाम तमीज से ना लूं तो मैं तुम्हारी हड्डियों का भुर्ता बना दूंगा। अल्फाजे तुम्हारा आका हो सकता है, मेरा नहीं। मौका लगते ही मैं उसे खत्म कर दूंगा। तेरी तो, उससे पहले मैं तुझे नहीं खत्म कर दूंगा। कहने के साथ ही ढिशुम! मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा भारतीय जासूस, हमारे राजा साहब का अपमान करता है। कहने के साथ ही योगी देव ने घूंसे के 2-3 प्रहार चाचा चंपकलाल पर और कर दिए। तभी 2 सेवकों के साथ अल्फाजे वहां आ पहुंचा और चंपकलाल को छोड़ दो योगी देव, ये मेरा गुलाम है चंपकलाल। अगर इसके सामने तुमने मेरा अपमान किया तो ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शाबाश योगी देव, हम तुमसे बहुत खुश हैं। बंदा तो आपका गुलाम है राजा साहब। अब तुम अपने कमरे में जाओ चंपकलाल, और आइंदा हमारी शान में गुस्ताखी करने की कोशिश मत करना, वरना हमारा कोई भी सेवक तुम्हें मसल कर रख देगा। अब तो मैं जा रहा हूं अल्फाजे, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा। कमरे में आने के बाद शिखादीप ने चाचा चंपकलाल के होंठों का खून साफ किया और दवा लगाने के बाद कहा, उनसे उलझने की क्या जरूरत थी आपको? मैं उसकी शारीरिक शक्ति और कलाओं को परखना चाहता था। क्यों? बस यूं ही। मैं उसकी शारीरिक शक्तियों के विषय में तथा वो किन किन कलाओं में पारंगत है जानना चाहता था। अब किस नतीजे पर पहुंचे हैं आप? उसकी कलाओं के विषय में तो मैं अभी नहीं जान पाया, लेकिन हाँ, उसमें शारीरिक शक्ति बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करना चाहते हैं? फिलहाल तो आराम।
उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या करना है। कहने के बाद चाचा चंपकलाल बिस्तर पर लेट गए। योगी देव इस वक्त अपने कंट्रोल रूम में नहीं है। मुझे शीघ्र ही ऐसी कोई तरकीब सोचनी है कि उसके मस्तिष्क में फिट यंत्र को बाहर निकाला जा सके, वरना ये बहुत खतरनाक साबित होगा। और फिर रात के 12 बजे के लगभग चाचा चंपकलाल तथा शिखादीप लॉकअप रूम के बाहर तैनात पहरेदारों की ओर दबे पांव बढ़ रहे थे। अगले ही पल चाचा चंपकलाल और शिखादीप ने दोनों पहरेदारों को दबोच लिया। कनपट्टी की नस दबाते ही पहरेदार बेहोश हो गए। इनके कपड़ों की तलाशी लो। लॉकअप रूम की चाबी इनके कपड़ों में ही होनी चाहिए। जी। चाबी मिलते ही चाचा चंपकलाल ने लॉकअप रूम का दरवाजा खोला और अंदर आकर सोते हुए वैज्ञानिकों को जगाने लगे। उठिए, जल्दी उठिए। कौन है? अगले ही पल सर राधा कृष्ण और गोपाल चंदर उठकर बैठ गए। चाचा जी आप? हाँ, मैं ये हथकड़ियाँ तथा बेड़ियाँ खोल रहा हूँ, तो मेरे साथ चलो। हथकड़ियों और बेड़ियों से मुक्त होते ही दोनों वैज्ञानिक उठ खड़े हुए और आइए मेरे साथ। चलिए। अभी वो लॉकअप रूम से बाहर निकले ही थे कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए चाचा चंपकलाल। मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बाप रे, ये मुसीबत कहाँ से आ टपकी। कहने के साथ ही योगी देव ने चंपकलाल को किसी बच्चे की भांति हवा में उठा लिया। उफ, मारे गए। मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा भारतीय जासूस। तुम यूं ही नहीं मानोगे। लो मरो इससे। दीवार से टकराने से पहले ही चाचा चंपकलाल ने हवा में ही जंप ली और फर्श पर खड़े हो गए। तुम्हारा दिमाग अल्फाजे के कंट्रोल में है योगी देव, इसीलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अन्यथा तुम मेरा क्या कर लेते? अन्यथा मैं तुम्हें अपनी शक्ति का नमूना दिखाता। चल बच्चे, तू अपनी शक्ति का नमूना पेश कर ही दे। देखूं कितने पानी में है तू। योगी देव, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। नुकसान तो तू तब पहुंचाएगा बुड्ढे, जब तुझमें कोई दमखम होगा। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। चला है योगीराज को नुकसान पहुंचाने। तभी हैंडसम योगी देव, अगर अब तुमने चाचा जी के सामने चू चपड़ की तो मैं तुम्हें बेझिझक गोली मार दूंगा। नादान लड़का, योगी देव को गोली मारेगा? मार, दिखा तू अपनी बंदूक का जोर। योगी देव के व्यंग पर शिखादीप का तन बदन जल उठा। उसने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। नादान लड़का, अभी तू योगी देव की शक्तियों को नहीं जानता। इन विटामिन की गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। योगी देव ने प्रतिरोधात्मक शक्ति का प्रयोग किया था, अत उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ था। शिखादीप की व्यवस्था पर योगी देव कहां लगा उठा, जिसके कारण चाचा चंपकलाल क्रोधित हो उठे और धड़ाक। ओह, बहुत हो चुका योगी देव, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी ताकत का नमूना। मारिए चाचा जी, और मारिए। तोड़ दीजिए इसका घमंड। इसे अपनी शक्ति पर गुरूर है। योगी देव उठ खड़ा हुआ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चंपकलाल। तूने योगी देव को नहीं, साक्षात काल को ललकारा है। अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूँ। मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं तेरा बाप हूँ योगी देव। अल्फासे बहुत से सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा। अभी सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर लें। अगर किसी ने भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो उसे बेहिचक गोली मार दी जाएगी। योगी देव के अलावा सभी को अपने हाथ उठाने पड़े। अल्फासे के आदेश पर चाचा चंपकलाल, शिखादीप तथा दोनों वैज्ञानिकों को लॉकअप में डाल दिया गया। याद रखना, मेरा नाम योगी देव है चंपकलाल, और मैं तेरे जैसे मच्छरों को चुटकियों में अपने हवन कुंड में सुहा कर दिया करता हूँ। और तू भी याद रखना योगी देव, बड़े बड़े 30 मार खा मुझे चाचा जी कहते हैं। एक दिन तुझे भी मानना पड़ेगा कि मैं तेरा भी चाचा हूँ। मजा आ गया चंपकलाल, हमारे गुलाम योगी देव ने तुम्हें मजा चखा दिया। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। जब मैं तेरी लंका दहन करूंगा ना, तब तुझे इससे ज्यादा मजा आएगा।
तू कोई हनुमान नाम का बंदर थोड़ी है जो मेरी लंका दहन करेगा, मूर्ख। और फिर सभी हंसते हुए वहां से वापस लौट गए। मूर्ख इतना भी नहीं जानता, हनुमान देवता थे। बेवकूफ, राम भक्त हनुमान का अपमान किया है। ईश्वर तुझे सद्बुद्धि दे। हम कैद हो गए चाचा जी, अब क्या होगा? घबराओ मत, सब अच्छा होगा जो हनुमान जी को मंजूर होगा। और तुम मुझे जरा हनुमान चालीसा का पाठ कर लेने दो। इधर अल्फाज़ें वैज्ञानिक डेविड को आदेश दे रहा था। डेविड, जितने भी कैदी हैं उनके ऑपरेशन करके उनके मस्तिष्क में अपना इजाद किया यंत्र फिट कर दो ताकि वे हमारी गुलामी करें। लेकिन क्या अभी भी लेकिन वेकिन की गुंजाइश है डेविड? लगता है तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से प्यार नहीं रहा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मुझे अपनी नहीं लेकिन अपने बेटे की जिंदगी से बहुत प्यार है। तो फिर ऑपरेशन की तैयारी करो और जो भी हमारे खिलाफ है उनका दिमाग पलट दो। जी राजा साहब, मुझे अपने बेटे से मिले बहुत दिन हो गए। क्या एक बार मैं उससे? अभी नहीं, तुम पहले ऑपरेशन करके उन सबको हमारा गुलाम बना दो, फिर अपने बेटे से मिल लेना। वैसे हमारी कैद में सुरक्षित है। मेरे मासूम बेटे को कैद करके तूने मुझे मजबूर तो बना दिया है कमीने, लेकिन एक दिन मैं ये तेरी पाप की नगरी उखाड़ कर रख दूंगा। फिर ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ। मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा अल्फाज़ें। किसी को मजबूर कैसे किया जाता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा पाजी। शाम तक कई ऑपरेशन करने के बाद ओ गॉड, मेरे आविष्कार का कितना गलत परिणाम हो रहा है। क्या सोचा था, क्या हो गया? डेविड का मन पश्चाताप से जल रहा था। योगी देव जैसा महान साधक मेरी वजह से अल्फाज़ें का गुलाम बना हुआ है। ओह गॉड, मुझे माफ नहीं करेगा। तभी योगी देव के साथ अल्फाज़ें ने वहां प्रवेश किया। कहो डेविड, ऑपरेशन का काम हो गया ना? हाँ हिज हाइनेस, वैसे मरीजों के होश में आने के बाद ही परिणामों का पता चलेगा। चंपकलाल का ऑपरेशन पूरे ध्यान से किया है ना? जी हाँ, उसके ऑपरेशन की मैं गारंटी ले सकता हूँ। होश में आने के बाद वो आपका गुलाम होगा। शाबाश डेविड, अब आएगा मजा। देखता हूँ अब वो मेरे कैसे जूते के फीते नहीं खोलता। अगले दिन सभी मरीजों को होश आ गया। अल्फाज़ें उनसे पूछ रहा था, क्यों बच्चों, हम तुम्हारे क्या लगते हैं? आप हमारे आका हैं, आप राजा जी हैं। शाबाश। उसके बाद अल्फाज़ें और योगी देव चंपकलाल के पास आए। कहो चंपकलाल, हमें पहचानते हो? आप राजा साहब हैं। चाचा चंपकलाल के जवाब पर अल्फाज़ें खिलखिलाकर हंसा। हा 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 हा, अब तुम हमारे सुर में बोल रहे हो चंपकलाल। उम्मीद है तुम भी पहचानते होंगे चंपकलाल। हाँ, आप योगी देव हैं, महान साधक और शक्तियों का भंडार। चाचा चंपकलाल के जवाब पर योगी देव कहका लगा उठा। उसके बाद अल्फाज़ें डेविड के पास आ गया। वो बहुत खुश था। शाबाश डेविड, हम तुमसे बहुत खुश हैं। अब तुम कुछ दिन के लिए सैर सपाटे के लिए जा सकते हो। चंपकलाल के बाकी साथियों का ऑपरेशन फिर कर लेना। जी। फिर अल्फाज़ें योगी देव के साथ लौट गया। चाचा चंपकलाल जिस वक्त अपने कमरे में पहुंचे तो वहां शिखादीप और एसपी भाटिया को मौजूद पाया। चाचा चंपकलाल को देखते ही, आइए चाचा जी। आप कल से कहाँ थे चाचा जी? मैं तो आपके लिए बहुत चिंतित था। अजी कहाँ गए होंगे? अल्फाज़ें का मुंडन संस्कार करने गए होंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना चाचा जी? जुबान संभाल कर बात करो एसपी भाटिया। राजा साहब की शान में तुमने यदि गुस्ताखी की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। अम्मा जाओ यार, एक कुत्ते कमीने को राजा कह रहे हो? हरामजादे, राजा साहब को कुत्ता कहता है? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कहने के बाद चाचा चंपकलाल एसपी भाटिया पर बरस पड़े और धड़ाक। ओह! एसपी, तूने राजा साहब की शान में गुस्ताखी की है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
अरे छोड़िए चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? शिखादीप के दिमाग को झटका लगा। लगता है उन लोगों ने चाचा जी के दिमाग का ऑपरेशन करके उसमें यंत्र फिट कर दिया है। इस विचार के दिमाग में आते ही उन्हें छोड़ दीजिए चाचा जी, महामहिम अल्फाजे की शान में गुस्ताखी करके इन्होंने गलती की है, इन्हें माफ कर दें। ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तभी शिखादीप ने उन्हें माफी मांगने का संकेत किया। एसपी भाटिया संकेत समझ गए। महामहिमा अल्फाजे बहुत ग्रेट हैं। मैंने उनकी शान में गुस्ताखी की है, उसकी मैं माफी मांगना चाहता हूँ। चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, अब तो माफ किया, लेकिन आइंदा ध्यान रहे। फिर चाचा चंपकलाल चले गए। ये सब क्या है शिखा? चाचा जी को अचानक क्या हो गया? लगता है चाचा जी के दिमाग का ऑपरेशन करके उसमें डेविड द्वारा इजाद यंत्र फिट कर दिया गया है। आईसी, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा शिखा? हुआ तो ये बहुत ही बुरा है, लेकिन अब कुछ तो करना होगा। लेकिन क्या और कैसे? हमें डेविड से मिलना होगा। और फिर शिखादीप एसपी भाटिया के कान में कुछ समझाने लगी। आधी रात का समय होगा जब दो साए योगी देव के कमरे की ओर जाते हैं। कमरे में योगी देव गहरी नींद में सोया हुआ था। दोनों साए खामोशी से अंदर आ गए। हमें अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल। अगले ही पल एक साए ने रिवॉल्वर निकाली और उसका रुख योगी देव की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। रिवॉल्वर में गोलियों की जगह नीला धुआं निकलकर कमरे में भरता गया। योगी देव बेहोश हो चुका है, आपका अपना काम शुरू कीजिए। ओके। अब कोई बात बनेगी योगी देव, खेल का असली मजा अब आएगा। अगले दिन सुबह चाचा जी के दिमाग का ऑपरेशन करके आपने ठीक नहीं किया मिस्टर डेविड। चाचा जी एक देशभक्त हैं। और मैं अल्फाजे भक्त हूँ। मुझे जो आदेश मिला मैंने उसे पूरा कर दिया। तो क्या आप चाचा जी को पहले जैसी स्थिति में ला सकते हैं? नहीं, मैं क्योंकि यहाँ मेरी नहीं राजा साहब की मर्जी चलती है। हॉल में इस वक्त अल्फाजें, चाचा चंपकलाल, योगी देव, एसपी भाटिया, शिखादीप तथा डेविड सभी उपस्थित थे। अल्फाजें कह रहा था, चंपकलाल और योगी देव मेरे दो दाएं बाएं हाथ हैं। अब मैं दुनिया को अवश्य ही जीत लूंगा। क्यों चाचा चंपकलाल, हम ठीक कह रहे हैं ना? आप गलत कब कहते हैं? तूने चाचा जी का दिमाग बदल दिया है, लेकिन मेरा दिमाग अभी सही है और मैं इसी दिमाग के बल पर तेरी सारी नगरी को बर्बाद कर दूंगा। चंपकलाल जरा हमारा पैर तो दबा दो। अभी लीजिए राजा साहब। कहने के साथ ही चाचा चंपकलाल अल्फाजे की कुर्सी के पास नीचे आकर बैठ गए और चाचा चंपकलाल ने पैर दबाने के बजाय अल्फाजे का पैर पकड़कर उसे कुर्सी से नीचे खींच लिया। चंपकलाल, क्यों अल्फाजें, पैर दबाने का मजा आया? चाचा चंपकलाल की गुस्ताखी पर अल्फाजें चीख उठा, योगी देव खत्म कर दो इस पाजी को। इन्हें तो नहीं, लेकिन हाँ तुम्हें अवश्य खत्म कर सकता हूँ मैं। अल्फाजें योगी देव के जवाब पर बुरी तरह चौंका। वो क्रोधित स्वर में बोला, ये सब क्या हो रहा है? बस यही समझ ले, तू अब बर्बाद होने वाला है। अब मैं तेरी लंका दहन करने वाला हूँ। डेविड, क्या तुम्हारा इजाद किया हुआ यंत्र फेल हो गया? नहीं अल्फाजें, यंत्र फेल नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी किस्मत फेल हो गई है। क्या मतलब? मतलब यह है कि चाचा जी के दिमाग में यंत्र फिट किया ही नहीं गया था और परसों रात मैंने और चाचा जी ने योगी देव को बेहोश करके उसके दिमाग में फिट यंत्र भी निकाल दिया था। जब डेविड ने आपके दिमाग में यंत्र फिट किया ही नहीं था तो आपने मेरा गिरेबान क्यों पकड़ा था? इसीलिए कि कमरे में फिट टीवी कैमरे एक एक हरकत देख रहे थे। यदि मैं ऐसा ना करता तो अल्फाजें को शक हो जाता मिस्टर भाटिया। तो ये डेविड की धोखेबाजी से हुआ? हाँ सरकार, डेविड ने मुझे बताया था कि उसका बेटा तुम्हारी कैद में है, इसीलिए मजबूरी में वो तुम्हारा हुक्म मान रहा है। हम दोनों मिल गए और हमने तुम्हें बर्बाद करने का प्लान बना लिया। मियाँ अल्फाजें, क्यों मानते हो लोहा? तूने मुझसे धोखा किया है डेविड। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तेरे ही आंखों के सामने तेरे बेटे की वो हालत बनाऊंगा कि उसके फरिश्ते भी पनाह मांगने लगेंगे।
अब मेरा बेटा तेरी कैद में नहीं है, वो मेरे संरक्षण में है। और तुम अब स्वयं को हमारे हवाले कर दो अल्फाजे कुमार, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तभी मेजर के साथ बहुत सारे सैनिक वहां आ गए और शाबाश, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए हो सैनिकों। सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर लें। अगर किसी ने गलत हरकत करने की कोशिश की तो उसको बेहिचक गोली मार दी जाएगी। अब तुम्हारा क्या होगा, अब तो तुम फंस गए योगी देव। मूर्ख आदमी, योगी देव कभी नहीं फंसा। जंगल में आराधना करने में लीन योगी देव को बेहोश करके और उसके मस्तिष्क में यंत्र फिट करवा देने को तुम अपनी पहलवानी मत समझो। पीठ पर वार करने को तो कायरता करते हैं अल्फाजें, तेरे सैनिक, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लो देखो। कहने के साथ ही योगी देव ने हवा में हाथ ऊपर किया। इसी के साथ सैनिकों के हाथ से गन्स निकलकर योगी देव के हाथ में आ गई। कहो अल्फाजें, कैसा रहा साधना का ये नमूना? वाह योगी देव वाह, मान गए कि तुम एक महान साधक हो। ये इंसान है या कोई जिन? अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है तो यहाँ से भाग ले अल्फासें। ये सोचकर अल्फासें बाहर की ओर भागा। अरे अरे, हमें छोड़कर कहाँ चले राजा साहब? आप चले गए तो हमें आदेश कौन देगा? लेकिन अल्फासें रुकने की बजाय और तेज भागा। मगर योगी देव भी कम नहीं था। उसने 2 छलांगे लगाईं और ना जाओ सैया, छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगा, ना जाओ। ओह गॉड, अब इस देव से बच पाना मुश्किल है। योगी देव अल्फाजे को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ अंदर ले आया। लीजिए चाचा जी, ये रहा आपका मुजरिम। थैंक यू योगी देव, थैंक यू वेरी मच। और फिर पूरी बस्ती पर चाचा चंपकलाल और इनके साथियों का अधिकार हो गया। सारे काम समाप्त हो जाने पर योगी देव ने चाचा जी से जाने की आज्ञा मांगी। अच्छा चाचा जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आपकी जरूरत आ पड़े या आपसे मिलना हो तो कैसे संपर्क करें? हम तो साधक हैं चाचा जी, जंगलों पहाड़ों में रहते हैं। आप हमें कहाँ कहाँ तलाश करेंगे? वैसे अगर आप ये वाक्य बोलेंगे, हर हर महादेव आ जाओ योगी देव, तो हम आ जाएंगे कि आप हमें याद कर रहे हैं। आपको ये वाक्य 1-1 घंटे के अंतराल में बोलना होगा, क्योंकि साधना में लीन होने पर संभव है कि एक बार में हमें पता न चल सके। हाँ, एक बात और, बगैर इमरजेंसी के हमें ना बुलाया जाए। आप इस बारे में निश्चिंत रहिए योगी देव। अच्छा चाचा जी, विदा। विदा मेरे दोस्त। और फिर देखते ही देखते योगी देव हवा में उड़ता चला गया। जय काल भैरव। योगी देव वास्तव में ग्रेट इंसान है, सचमुच साधक है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर बाकी काम समाप्त करने के बाद चाचा चंपकलाल अपने सहयोगियों के साथ भारत वापस लौट गए।